हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा डी ब्लॉक मेटल्स और उनके कंपाउंड्स की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। और यह कंटेंट आपको मिलेगा एनसीईआरटी में आर्टिकल नंबर 4.3.12 में। तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की कैटलिस्ट कौन से होते हैं। तो कैटलिस्ट are those substances which increase rate of reaction by decreasing activation energy of the reaction। हालांकि कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एक कैटलिस्ट किस तरीके से वर्क करता है। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसके रिएक्टेंट्स है ए एंड बी और एक्स यहां पे कैटलिस्ट है और एक प्रोडक्ट बन रहा है ए बी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें से कोई एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ कंबाइन करता है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाता है। आप देख रहे होंगे वन ऑफ द रिएक्टेंट इट कंबाइंस विथ कैटलिस्ट एक्स एंड इट फॉर्म्स इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, और फिर यही इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है। साथ ही साथ कैटलिस्ट उसी फॉर्म में रिजनरेट हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। अब इस टाइप की प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के मेटल्स और उनके कंपाउंड्स कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ओके, स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक के मेटल्स और उनके कंपाउंड्स की कैटालिटिक एक्टिविटी शो करने के पीछे मेन रीजन जानते हो क्या है? दे एग्जिबिट ए रेंज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट वेरीज बाय 1 यूनिट। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है और स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के बराबर होती है। जैसे मैग्नीज 7th ग्रुप, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7, मिनिमम 2, यानी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हुई? 2, 3, 4, 5, 6, 7। इससे पहले क्रोमियम 2, 3, 4, 5, 6, टाइटेनियम 2, 3, 4। ओके, तो सबसे पहली बात क्या हुई कि डी ब्लॉक मेटल्स एग्जिबिट ए रेंज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट वेरीज बाय 1 यूनिट। ये मेन कॉज है उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करने का। कैसे वर्क करता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, मान लिया एक हमने डी ब्लॉक मेटल लिया हुआ है। अच्छा, जब मेटल को देखते हैं तो लगता है कि बड़ा स्मूथ है। हालांकि उस मेटल का जब माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो उसमें बहुत सारे क्रैक्स, क्रेवैसेस होते हैं। आप देख रहे हैं अनइवन सरफेस होती है। ये हमने मेटल बना रखा है तो बहुत सारे क्रैक्स होंगे, क्रेवैसेस होंगे। अच्छा, जो सरफेस पर है, जो सरफेस पर मेटल एटम्स हैं, जो क्रैक्स पर हैं, उनकी वैलेंसीज पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होंगी। ठीक है ना, मैं आपको समझाता हूं ऐसे। आप ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एक 2D में एक डायमंड का स्ट्रक्चर बना रखा है। 2D में डायमंड का स्ट्रक्चर बना रखा है। मान लीजिए इसको जब हम कट करेंगे तो क्या होगा? देखिए मैं कट करके आपको दिखाता हूं। मान लिया हमने कट कर दिया, देखिए
ये ऐसे कट कर दिया। तो जब ऐसे कट करेंगे तो क्या होगा, ये वैलेंसीज क्या होगी, इस कार्बन की वैलेंसीज आप देख पा रहे होंगे अनसेटिस्फाइड है। तो ये जो कार्बन के एटम सरफेस पर हैं, इनकी वैलेंसीज पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, तो किसी एक्सटर्नल स्पीसीज के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे ही इस मेटल में भी होता है। तो यहां जो सरफेस पर मेटल एटम्स हैं, उनकी वैलेंसीज पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है एंड दे एग्जिबिट ए रेंज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, इससे क्या होगा, वो किसी न किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर सकते हैं, यानी वेरिएबिलिटी है। जो रिएक्शन मैंने अभी एक्सप्लेन किया था उसी को मैं यहां पर उसी को लेके एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स। मान लिया ये A2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जैसे A2 मॉलिक्यूल्स या A के रिएक्टेंट A के मॉलिक्यूल्स इस कैटलिस्ट के ऊपर से हम फ्लो कराएंगे, व्हाट विल हैपन, इस मेटल सरफेस के एटम्स इस A2 मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। देखिए ये एसोसिएट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, ये एटम A2 मॉलिक्यूल का A एटम इसकी तरफ पुल्ड होगा। क्यों पुल्ड होगा, क्योंकि ये एटम इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। साथ ही साथ ये A2 मॉलिक्यूल्स दूसरे A2 मॉलिक्यूल के बीच, इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो ये क्या करेगा, इस A को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि A2 मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है वो थोड़ा एलोंगेट हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और वीक होने से क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा, आसानी से ब्रेक कर जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा। तो स्टूडेंट हुआ क्या, जब सोचिए अगर ये मेटल ना होता, ये कैटलिस्ट ना होता, तो A2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होता है, लेकिन अब A2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया क्योंकि इसका एक एटम मेटल के सरफेस एटम के साथ बॉन्ड बना रहा और इसका दूसरा एटम अपने दूसरे A2 मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टेड है मॉलिक्यूलर फोर्सेस से, और ये बॉन्ड टूटे। इससे क्या हुआ, यहां पे तीन बातें हुई स्टूडेंट्स। कंसंट्रेशन of reactant molecule has been increased over this metal surface. Why? Because इस मेटल के एटम ने क्या किया, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट कैसे किया, बॉन्ड बना के। तो कंसंट्रेशन एट द सरफेस ऑफ द मेटल हैज बीन इंक्रीज, नंबर 1। नंबर 2, मेटल के एटम ने क्या किया, इनके साथ बॉन्ड मेकिंग की, एक सरफेस कॉम्प्लेक्स या सरफेस कंपाउंड बना लिया। नंबर 3, बॉन्ड आसानी से टूट गया, यानी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई। इन तीनों बातों को देखिए मैंने यहां पे लिख रखा है। फर्स्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कॉम्प्लेक्स। नंबर 3, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और इन सब के पीछे मेन कॉज क्या है, डी ब्लॉक रादर ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट ए रेंज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, बहुत ट्रांजिशन मेटल ऐसे हैं जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसी कारण से देते हैं, जिनके वेल नोन एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स। एक ओसवाल्ड प्रोसेस है नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चर में, जिसमें हम लोग
अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं प्लैटिनम की प्रेजेंस में, ये प्लैटिनम कैटालिस्ट हो गया। हैबर प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इसमें आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन कैटलिस्ट का वर्क करता है। ओके, अगला है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। आपने सुना होगा कि ऑयल में अनसैचुरेशन होने के कारण ज्यादातर रैंसिड हो जाते हैं, तो अनसैचुरेशन को खत्म करके हम क्या कर सकते हैं, रैंसिडिटी पर कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए यह मेथड यूज किया जाता है। और एक आता है कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, यानी मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें SO2 और ऑक्सीजन यानी सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट। हालांकि इस जगह हम इस V2O5 की जगह पर हम प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले किया जाता था, ठीक है ना। और हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में निकल एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल स्टूडेंट्स है जो एनसीईआरटी में गिवन है कि आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड बाय पेरोक्सी डाइसल्फेट। This reaction can be catalyzed by ferric ions। तो कैसे रिएक्शन होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स। तो यहां पर आ जाएगा, देखिए पेरोक्सी डाइसल्फेट्स ने क्या किया, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया आयोडीन में, अपना रिड्यूस हो गया किसमें, सल्फेट में, यानी जो पेरोक्साइड लिंकेज था, जो पेरोक्साइड था वो ऑक्साइड में बदल गया स्टूडेंट्स, और यहां पर हम 2 लिख देते हैं। तो इस केस में फेरिक आयन कैटलिस्ट का वर्क करते हैं। तो किस तरीके से ये रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं स्टूडेंट्स। ओके, ओके स्टूडेंट, सबसे पहले these iodide ions are oxidized by ferric ions into iodine, और फेरिक आयन रिड्यूस हो जाएगा फेरस आयंस में। सो बैलेंस करिए हम लोग, इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहां I2 बनाया है, तो यहां 2 आयोडाइड 2 and 2। नाउ ferrous ions thus formed are oxidized by peroxide disulfates into ferric ions, and peroxide disulfate themselves convert into sulfate ions by reduction of peroxide linkage into oxide. So it balance students, इस पेरोक्सी डाइसल्फेट में एक पेरोक्साइड लिंकेज है, और पेरोक्साइड लिंकेज 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ये फेरस आयन देगा। एक फेरस 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमें 2 फेरस आयन चाहिए, तो यहां 2 कर लिया, बैलेंस्ड हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसमें हुआ क्या, देखिए ये कैटलिस्ट है, देखिए आयोडाइड
एंड पेरोक्सी डाइसल्फेट, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। तो वन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट्स विथ या कंबाइंस विथ कैटलिस्ट, एंड देन द नेक्स्ट रिएक्टेंट कंबाइंस विथ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा और कैटलिस्ट रीजनरेट होगा। ओके, इस रिएक्शन का थीम यह भी है कि फेरिक आयन यानी आयरन में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण आयरन एटॉमिक फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।